नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और आज हम बात करेंगे अपने घर में घिर चुके पाकिस्तान की। हिंदुस्तान से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान के टुकड़े होने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह उसके कई अन्य टुकड़े होंगे, ये आहट सुनाई देने लगी है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता अपने वजूद को बचाने की है। भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक चाल चली, पाकिस्तान की घेराबंदी की, पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कई आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें कई वांछित आतंकी मारे गए। इसी बीच बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को अपना निशाना बनाया। बलूचिस्तान में 51 जगहों पर 71 हमले किए गए और तख्ता पलट की चेतावनी दी गई है। बीएलए ने कहा है कि हम इस बात को मजबूती से खारिज करते हैं कि बलूच राष्ट्रीय प्रतिरोध किसी राज्य या शक्ति का प्रतिनिधि है। बीएलए ने यह भी कहा कि ना ही हम मूक दर्शक बनकर इंतजार करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अपने इलाके के मौजूदा और भविष्य के सैन्य, राजनयिक और रणनीतिक गठबंधनों की वजह से ही हम हर जगह अपनी भूमिका के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं। बीएलए ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है। 71 जगह हमले किए, 51 जगहों पर 71 हमलों की जिम्मेदारी खुद बीएलए ने ली और एक बयान में कहा कि बीएलए ने तख्ता पलट की चेतावनी भी दी है। एक बयान में बीएलए ने तख्ता पलट की चेतावनी दी और साथ ही ये भी घोषणा की कि दक्षिण एशिया में एक नई तरह की व्यवस्था अपरिहार्य की गई है। विदेशी प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीएलए ने खुद को क्षेत्र में उभरते राजनीतिक परिदृश्य में एक गतिशील और निर्णायक भूमिका बताई है। पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है। तो ये दो तरफा मार जो इस वक्त पाकिस्तान झेल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा और हमने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के मारे गए 26 नागरिकों के खुलेआम कत्ल का। भारत को सीधे संबोधित करते हुए बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से शांति, युद्ध विराम और भाईचारे की हर बात महज एक धोखा है, जंग की रणनीति और एक अस्थायी चाल है। लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बलूचिस्तान ने भी आजादी के लिए मोर्चा तेज कर दिया है। ऐसे में बलूचिस्तान में क्रांति और जो शहबाज शरीफ की नाकामी साबित करती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ चुका है, और यदि ऐसा है तो फिर कैसे, कुछ और कब ये सब होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तमाम सवाल, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ चुका आतंकिस्तान और बलूचिस्तान की क्रांति ने एक बार फिर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम इस वक्त बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की, जिसने तख्ता पलट की चेतावनी दी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बीएलए है। तख्ता पलट की चेतावनी भी बीएलए दे चुका है। तो आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार निपुण आलमबाग जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। इसके अलावा बलूच नेता हमारे साथ काजी रेजान साहब जुड़े हुए हैं। निपुण आलमबाग जी मेरे साथ हैं। निपुण जी, आप तमाम विदेश मामलों को आप बहुत नज़दीकी से देखते रहते हैं। हमने पिछली बार भी जब चर्चा की थी तो हमने इस पर बड़ा मंथन किया था कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं, बलूचिस्तान के हालात कई सालों से, कई सदियों से, कई पीढ़ियों से इसी तरीके से बने हुए हैं। यहां तक हालात हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी को अब बलूचिस्तान से बाहर रहकर उनके अपने नेताओं को, प्रतिनिधियों को यह सब देखना पड़ता है कि बलूचिस्तान बीएलए का नेतृत्व कैसे वो करेंगे। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान दहल चुका है, ये एक बहुत अच्छा मौका है बीएलए के लिए, और बीएलए शायद अपनी राह पर बेहतर काम कर रहा है। जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जो हम देखते हैं इंसर्जेंसी, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दे आर द फ्रीडम फाइटर जी। ये अपनी आजादी के लिए 1948 से क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जब जिन्ना ने, जो क्लार्क के खान थे, उनको
ऑन द गन पॉइंट आप कह सकते हैं, उनको मिलाया था। और तभी से हम देखें कि बलूचिस्तान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम पाकिस्तान को स्वीकार करें। मैं कई बार डिबेट में बैठता हूं तो कई बलूची नेताओं से, बलूची एक्टिविस्ट से मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो मुझे वो कई बार कहते हैं कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, हम 1600 साल से मुस्लिम हैं, और हम जो हैं 14 साल से मुस्लिम हैं, और 70 साल से हमको पाकिस्तानी बनाने को मजबूर किया जा रहा है, हमको बाध्य किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी फाइट मैं मानता हूँ कि दक्षिण एशिया में किसी ने नहीं लड़ी होगी, वो बलूचियों ने लड़ी है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, बच्चों को मारा गया है, कई हजारों बलूची कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया गया, उनको आज तक नहीं पता चला है कहाँ पर कहानी है। 2005 में बलूचिस्तान का आंदोलन तीव्र हुआ था, लेकिन इस बार का जो मुझे आंदोलन लग रहा है उसमें पुरुष ही नहीं, महिलाएं जिस प्रकार से भागीदार हो रही है, और कई नेता, एक नाम नहीं कई आप महिला नेताओं के, बलूची नेताओं के नाम ले सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, पहले मुझे बलूचिस्तान का आंदोलन काफी कमजोर लगा करता था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 में जो देख रहा हूँ बलूचिस्तान के पूरे आंदोलन को, एक तो ये हुआ है कि जितने भी संगठन थे जो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, चाहे वो BLA हो, BLF हो, और भी छोटे छोटे जो संगठन थे, उन सब ने एकजुटता बनाई है, और एकजुटता लाकर उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान की आर्मी से लोहा लेना शुरू किया है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर था, तो ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान की BLA ने बहुत ही एक अवसर के रूप में लिया था कि इधर पाकिस्तान क्या होगा, मसरूर रहेगा भारत के साथ में, और ये सही समय है कि हम अपनी आजादी की क्या कर देंगे, घोषणा कर देंगे। अब इसमें हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के जो हौसले हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं। बात यह है कि देखिए, कोई भी आंदोलन इस प्रकार का हो जो आपका सेपरेटिज्म का हो, अलग होने का हो, ये आंदोलन कामयाब तभी हो सकते हैं जब इनको किसी बाहरी देश का समर्थन मिले, क्योंकि इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको वेपन चाहिए, तमाम तरह की संसाधन चाहिए। बात ये कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के आंदोलन को और तीव्र करने की जरूरत है, और मैं मानता हूँ कि इसमें भारत का ही सहयोग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बाल्कान थ्योरी है, बाल्कान थ्योरी जो इंटरनेशनल रिलेशन में लोग यूज करते हैं, कि यूगोस्लाविया कंट्री था, वो बड़ा डिस्टर्बेंस करता था यूरोप इधर के एरिया में, तो उसको क्या किया, यूरोप में कई देशों में उसको विभक्त कर दिया। तो वही बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली हमारे तनाव कम होगा, बलूचियों पर जो अत्याचार है वो भी खत्म हो जाएगा, अफगानिस्तान भी रिलीफ महसूस करेगा, ईरान भी रिलीफ महसूस करेगा, तो पाकिस्तान का टुकड़े में बंटना ही ठीक है सर, पाकिस्तान की नीयत मुझे लगती है। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी हैं, इसके अलावा बलूच नेता हमारे साथ बलूचिस्तान से काजी रेजान भी जुड़े हुए हैं, और हम सब तमाम कयास लगाएं सबसे ज़्यादा सटीक जो है इस वक्त स्थिति बता पाएंगे काजी रेजान साहब। रेजान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका स्वदेश न्यूज़ में, और आप अपनी ज़ुबानी बताएं काजी साहब कि इस वक्त जो ये टाइमिंग, मुझे जो सबसे बेहतरीन जो इस वक्त आप लोगों का एक्शन प्लान लग रहा है, उसमें मैं तारीफ करूंगा आपकी टाइमिंग की। क्या आप लोग वेट कर रहे थे? क्योंकि देखिए, हमारी इमोशंस आपके साथ हैं, बलूचिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और हिंदुस्तान की क्या रिलेशन है, ये कोई मुझे नहीं लगता कि टीवी डिबेट में इस बात की चर्चा भी होनी चाहिए। वी ऑल नो दिस राइट, कि क्या हमारे बलूचिस्तान के साथ इमोशंस रहे। लेकिन आप लोगों ने टाइमिंग जो है, आप लोग क्या वेट कर रहे थे कि कभी इस तरह के सिनेरियो अगर क्रिएट होगा, परिस्थिति बनेगी, तो वो आपके लिए गोल्डन चांस होगा? रेजान साहब, और अभी की स्थिति क्या है? क्या आप घुटने टेकने पर मजबूर कर पा रहे हैं? जी, धन्यवाद। देखिए, बलोच जो अपनी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ इस कारण नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ चल रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़े, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। ये देखें, हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने आक्रमण करके उस पर कब्जा किया। उसके बाद से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस वक्त से हम पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं कि आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। और उसमें चूंकि भारत, अफगानिस्तान और ईरान वो हमारे हमसाया देश हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तो उनके साथ हम ज्यादा करीब खुद को महसूस करते हैं, तो उनसे हम ज्यादा इस पर विनती करते हैं कि हमारे साथ ज्यादा सहायता करें। जिस तरह मेरे दोस्त निपुण कह रहे थे
कि बलोचों को सहायता तो चाहिए, लेकिन वो सहायता हर तरफ से चाहिए। जो करीब हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके साथ तो आपने जैसे बताया कि हमारा जो रिश्ता है आज का तो नहीं है, हजारों सालों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लोगों का एक दूसरे के देश में आना जाना है। बलोच वहाँ भारत में काफी अच्छी मात्रा में रहते हैं। वहां पर बलोचों का इतिहास है। कादू मकुरानी का अगर आप किसी गुजराती से पूछे तो आपको बताएगा कि वो कौन थे, वो कितने बड़े शख्सियत थे वहां भारत में। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। तो बलोचों और भारत का रिश्ता या रीजन में जितने भी देश दूसरे हैं, पाकिस्तान तो अभी बनी है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हम कई हजारों सालों से बलोच हैं, तो हमारा बाद में धर्म आता है और सबसे पहले हम बलोच हैं कई हजार सालों से। तो इन हजार सालों में हम जैसे रह रहे थे, तो हमारे रिश्ते इस रीजन में और दूसरे लोगों के साथ हैं। तो हमारी लड़ाई तो मेरे ख्याल में किसी मौके का इंतजार नहीं करती, पर मौके आते हैं, मौके जाते हैं। लेकिन जब मौका आता है तो यकीनन हमें भी ये इंतजार है। अगर हमें कोई ये स्थिति जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान थी, इसमें यकीनन हम लोग ये चाहते थे कि अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं कि हम आगे बेहतर तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये तो दो देशों के दरमियान लड़ाई थी, तो उन्होंने कहीं जाकर रुकना था। तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन बलोच की संघर्ष नहीं रुकी, वो आगे बढ़ेगी। और इसमें हमें जितनी ज्यादा सहायता मिलेगी, हम बेहतर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे। तो अगर हमें कोई सहायता ना भी हो तो हमें अपनी लड़ाई तो आप ही लड़नी है। लेकिन जो अभी जो कुछ हुआ था, मेरे ख्याल में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्या इस सबक के साथ सुधरेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस तरह से नहीं सुधरेगा। एक अननेचुरल स्टेट है, तो इसको आप जब अंडू नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। तो इस पर अगर जो लोग इस रीजन में शांति से हम लोग अगर रहना चाहते हैं इस पूरे रीजन में, तो हमें इस पर मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। नहीं रिजवान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा ये बताएं मेरे दर्शकों को, अभी स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को, कि अभी की स्थिति क्या है। क्या आप ऑब्वियसली आप लोग स्ट्रेटेजी तो नहीं बताएंगे, रणनीति तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आज की स्थिति क्या है जो बलूच BLA बलूच लिबरेशन आर्मी जो चाहती थी वो कर पा रही है? आप लोग कितना सक्सेस रेट अभी कितना है, और इसका प्रेशर, मेंटल प्रेशर या सोशल प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर कितना आप क्रिएट कर पाए पाकिस्तान पर, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में बलूच को लेकर मैं ये समझता हूं कि सिर्फ लूटमार करना चाहते हैं। बलूचों के पास जो सोना है, जो उसका समंदर है, तो वो लूटमार में मचे हुए हैं और इसमें वो नहीं देखते कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह से नहीं लेते। अगर वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर लेते तो इस वक्त BYC के जो नेता हैं वो लोग पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने वहां रहते हुए कभी पाकिस्तान के तोड़ने की बात नहीं की। वो अपना पीसफुल राइट मांग रहे थे। उन सबको पकड़कर उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है। उनको जेलों के अंदर मारपीट उनके साथ करते हैं, बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान, जो लोग पॉलिटिकल प्रेशर लेते हैं वो समझदार लोग होते हैं। जो बात को सुलझाना चाहते हैं वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर लेते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर लेगा, कोई कानूनी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेती। हम लोगों ने देखा कई सालों तक, 200 साल से अधिक अंग्रेजों ने हम पर, भारत पर उनका सरकार रहा है, या हम पर उन्होंने यहाँ हुक्मरानी की, हम पर राज किया। तो उन्होंने कब कोई प्रेशर लिया? जब उनका बाहर से जो स्थिति बनती है, प्रेशर आता है, इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनके दरमियान कुछ चीजें होती हैं तो उसका उन पर प्रेशर पड़ता है। बाकी जो बलोच हुए, सिंधी हुए या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हुए, तो मेरे ख्याल में ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल पाते। अलबत्ता जो लड़ाई चल रही है उसका उस पर प्रेशर है। वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है बल्कि चीन पर भी उसका प्रेशर है, जिसने $1 बिलियन ग्वादर में लगा रखे हैं। और तो अभी वो अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। कोई पॉलिटिकल प्रेशर ये लोग नहीं लेते। पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिशियन लेते हैं और पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन की कभी भी गवर्नमेंट नहीं रही है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ आर्मी के जो है मार्फत हो रहा है, जो ISI है वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप लोगों ने जो हमारे पास डेटा है 51 जगहों पर 71 हमले किए हैं BLA ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने। तो इस तरह की, ये सिर्फ BLA है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी BLA का
मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वो आप लोग ज्यादा उसका नाम सुना हुआ है, लेकिन बीएलए के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो भी अपने संघर्ष में वो भी काफी हमले किए इस दरमियान। ये सिर्फ 51 सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी के थे। ओके, ये बीएलए के थे और बीएलएफ जो है उसने अलग हमले किए, लेकिन तो इससे सर कुछ तो क्रिएट हुआ होगा ना। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि अभी के हालात क्या है। पाकिस्तान को इस तरह अगर डैमेज करेंगे तो क्या वो बात सुनने तैयार होगा, दबाव बनेगा, ये फाइट कब तक चलती रहेगी, और क्या इससे बड़े हमले पहले भी कभी आप लोगों ने इतने बड़े लेवल पर किए हैं, बीएलएफ और बीएलए ने? जी हाँ, हमले होते रहे हैं, और जब से ये संघर्ष शुरू हुई है तो शुरू से ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने अपने इस युद्ध का आगाज किया था, उसकी शुरुआत की थी, तो चीन पर ही उन्होंने आक्रमण किया था। जो चीनी वर्कर बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, तो पहले उनसे कहा कि आप नहीं करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई हमारी मर्जी के बगैर आकर सरमायाकारी करे, इन्वेस्टमेंट करे। हमारी इसमें मर्जी नहीं है और ये देश हमारा है, ग्वादर बलूचों का है, तो आप पीछे हट जाएं। तो चीन नहीं हटा, तो उस पर आक्रमण किया, वो काफी बड़ा था, और उसके बाद चीन को काफी पीछे हटना पड़ा। उससे पहले तो लोग बाहर बाजारों में घूमते थे, लोगों से घुल मिल जाते थे, तो उनका एक सोशल कंट्री बन रहे थे, जो लोगों के साथ ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस आक्रमण के बाद जो बीएलएफ ने किया था, तो मेरे ख्याल में कहीं 100 कदम पीछे हटना पड़ा चीन को। वो अभी तक ये सारी चीजें चल रही हैं, अभी तो 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो हमारी लड़ाई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कुछ देखिए, आप लोगों पूछ रहे हैं कि आप किस मौके के इंतजार में थे। मेरे ख्याल में बलोच उस मौके के इंतजार में होगा जब उसको ये लगेगा कि मैं पाकिस्तान के विरोध कुछ कर सकता हूं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता हूं, उसको अपनी जमीन से पीछे हटा सकता हूं, उसको इकोनॉमिक जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, या इसके उनके जो सियासी अजाइम हैं, जो जब भी छोटा सा भी किसी को मौका मिलेगा तो अपनी तरफ से भी उसको करता है। एक अगर माँ है, किसी घर में बैठा हुआ है, उसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को सिखा रहा होता है कि पाकिस्तान हमारा देश नहीं है, आपके दिल में पाकिस्तान के लिए एक नफरत होनी चाहिए, तो हम अपना कोई मौका कभी भी जाया नहीं करेंगे और ये संघर्ष आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में जब जहां से भी पाकिस्तान कमजोर नजर आएगा, तो इसका ये तो एक नेचुरल चीज है, जो पाकिस्तान की कमजोरी का हमें लाभ होता है, हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप जो इसका पूछ रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से छोड़ने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहलगाम अटैक से, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, जहां पर मासूम लोगों को कत्लेआम किया गया था भारतीयों का, तो उससे पहले भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक किया था, एक पूरे ट्रेन को हाईजैक किया था। तो मेरे ख्याल में इसका कोई वो नहीं मिलता कहीं पर कि एक पूरे ट्रेन को इस तरह हाईजैक किया जाए। वहां पर बहुत सारे जो सैनिक थे पाकिस्तानी, उन्होंने उनका अपहरण किया और बाद में वो फिर पाकिस्तान के साथ झड़प में मारे गए, काफी बड़ी मात्रा में, 300 से अधिक। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बोलते हैं तो ये इस तरह की परिस्थितियां हैं कि लगता है एक सेशन कभी आपके साथ अलग से किया जाए, जिसमें कि वहाँ की हालात, वहाँ की परिस्थितियां जो आप बयान कर रहे हैं इस समय, वो हमारे लिए वाकई चौंकाने वाली हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और आप लोगों का संघर्ष बहुत बड़ा है। निपुण हमारे साथ लगातार हैं, निपुण आलमबाग। निपुण जी, ये जो काजी रेजान बता रहे हैं, अभी उन्होंने एक बात कही कि चाइना इंटरफेयर बहुत कर रहा है, अभी उसके साथ भी लगातार संघर्ष चल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सर कोई इस तरह के इंटरफेरेंस को, वो चाइना तो नहीं है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जाकर, बलूचिस्तान में जाकर चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, बलूच के साथ में उसका बहुत बड़ा वॉर होता है, एक बड़ा रिएक्शन बलूच देते हैं उनको। तो क्या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरह के इंटरफेरेंस को रोक पाए कि आप किसी दूसरे देश की सरजमीन पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ की रियाया, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इस बात के से इत्तेफाक नहीं रखती है, तो आप क्या ज़बरदस्ती करेंगे? ये हमारे यहाँ इंडिया में तो हो चुका है, हमने गुलामी झेली है 200 सालों की ना, लेकिन क्या आज के वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं सर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां दोनों ही जगह, एक जगह तो आप देखेंगे चीन के अंदर एथोरियन गवर्नमेंट है,
लेकिन पूरा कंट्रोल वहां पे गवर्नमेंट का हल्का सा चूं वहां की जनता नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। और पाकिस्तान की तो आप बात करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कहाँ पर? देखिए, जो बातें होती है ना कि अधिकार, राइट्स, उनके लोगों से पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये बातें होती हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं। पाकिस्तान जो 3-3 बार कूप करा चुका है और वहां पर जो आर्मी चाहती है वो होता है। अभी आपने देखा होगा पूरा जो प्रकरण हुआ, ये हमारे साथ जो वॉर हुआ उसमें सब कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो अमेरिका जो है शहबाज शरीफ से बात ना करके अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे लगातार वो आसिम मुनीर से बात कर रहे थे। तो वहां आर्मी रूल एक तरीके से है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कभी सत्ता खुद आ जाते हैं, कभी इनडायरेक्टली आ जाते हैं। और देखिए, चीन तो वो देश है जो अपने आप में फिगर मुस्लिम के साथ में अत्याचार करता है, वो बलूचियों को कैसे छोड़ देगा? और बलूचियों की अगर हम बात करते हैं तो बलूची तो पहले भाई आप सिंपल देखिए, पंजाबी जो लोग हैं उन्होंने वहां पे जाके बसना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की पूरी साजिश थी कि बलूची को इनके ही क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, माइनॉरिटी कर दिया जाए। और जब चीन चला गया तो चीन ने तो ग्वादर वाला पोर्ट को देखे तो फिश कीपिंग एरिया अलग कर दिया, वहां के रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिया, वहां के संसाधन निकालना शुरू कर दिया। बलूचियों ने तो हथियार इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान और चीन यहाँ के संसाधन, आप सोचिए सुई गैस, मतलब जो हम देखें गैस की हम बात करें, इसका लाभ बलूचियों को नहीं मिलता। सारा वो आपका इस्लामाबाद, लाहौर में वो गैस चली जाती है, बलूच गैस आपका इनको मिलता ही नहीं है, किस तरह की गैस नहीं मिलती है। तो संसाधनों का लाभ जिनको मिलना चाहिए तो धरती पुत्र बलूची हैं, लाभ ले रहे हैं उसको इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले। और आप जो बात कह रहे थे, मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात क्या है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध भूमिका रहती है। जब भी कोई देश हो, जैसे हमारे ऊपर पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक होने के बाद हमने पाकिस्तान में जो एक्शन लिया, तो एक्शन लेने के बाद लोग हमको ही समझाने लगे कि शांति अपनाइए, शांति अपनाइए। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ और अमेरिका ने जाके अफगानिस्तान में मारना शुरू किया, तब कोई इससे कोई बातें नहीं तो थी। वही दादागिरी तो मैं वाली ये बात है, देखता हूँ कि वैश्विक दादागिरी। हाँ, डबल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड है दुनिया के। बलूचियों की जो आवाज है, इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। और पिछले दिन मैं देख रहा था, अमेरिका ने कोशिश की उठाने की, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को भी ऑफर दे दिया कि बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं तुम उनको भी आगे एक्सप्लोर कर लो। अब अमेरिका भी वहां पर जा रहा है एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बलूची इस समय कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, सपोर्ट की आवश्यकता है। और भारत तक खुल के नहीं, हालांकि हमारे पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा भी था, एक बार आपको याद हो तो, 2016 में, कि हम बलूचियों को जो आजादी की उनकी लड़ाई है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाएंगे। लेकिन ज्यादा खास हमने कुछ किया नहीं। पाकिस्तान अक्सर हम पर ब्लेम करता है कि जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत के द्वारा हो रहा है। इवन बलूची के जो BLF जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पाकिस्तान भारत का प्रॉक्सी बोलता है कि भारत के प्रॉक्सीज हैं, जबकि भारत का इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। भारत मिलिटरीली, वेपन, इस तरह का सहयोग नहीं करता। पॉलिटिकल स्टैंड जरूर भारत रखता है। बलूची कोई और थोड़ी ना है, 70 साल पहले हमारे साथ ही थे और हजारों हजारों साल हम साथ में रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की बदतमीजियां है कि हमको उसको बलूची वहां पर साइड में आपका चला गया। लेकिन इश्यू क्या है कि भारत साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने बांग्लादेश को तो बड़ा आसानी से अलग करा दिया था। रीजन क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में भौगोलिक दूरियां थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत यह है कि बलूच को अलग कराएं, तो इधर ईरान के साथ भी दिक्कत है। ईरान भी जो है वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान पूर्ण रूप से बने, तो ईरान के भी अपने मसले हैं। तो बहुत सारे, अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है, जॉर्डन लाइन की बात करता है। तो बलूचिस्तान के साथ थोड़े से इश्यूज हैं। भारत सरकार उसमें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हवा दी जानी चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को। अगर समर्थन हमारा पॉलिटिकल भी मिले और खुलकर मिले तो मुझे लगता है कि बलूची बड़ा काम करेंगे। हालांकि अभी जिस प्रकार से गति आई है बलूचिस्तान के मूवमेंट में, ये गति काफी ज्यादा चिंताजनक जो है पाकिस्तान के लिए है। और हम देख रहे हैं लगातार बहुत अग्रेसिव स्टैंड, एक सिटी तक कब्जा कर ली है। आपके 71 शहरों पे जो हमले की बात है, जो बात पढ़ रहे हैं, एक सिटी कब्जा कर ली, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, वो सिटी आज बलूचियों के पास में कब्जे में है, BLA के कब्जे में है। तो अगर इस प्रकार से चले, क्वेटा वगैरह कब्जा किया जाए तो फिर तो स्थिति खराब है पाकिस्तान की। ठीक है। पाकिस्तान जी जी बोलिए। अपने ही लोगों से लड़ रहा है इस समय। पाकिस्तान को अगर हम कहें तो पाकिस्तान इन ओन वॉर, राइट, खुद अपने अंदर वॉर में है। ठीक है। काजी रिजवान साहब, अभी आपकी तरफ से ये बात आई कि आप लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप तख्त पलट की आप कोशिश कर रहे हैं। तो तख्त पलट जो होगा, तख्ता पलट जो होगा, वो सिर्फ बलूचिस्तान में होगा या आप लोग कराची तक जाएंगे?
देखिए हम लोग किसी की तख्ता पलटना नहीं चाहते, हम किसी मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। हमारा वो जो मसला है वो ये है कि बलूचिस्तान एक अलग देश था। मैंने बताया बलूचिस्तान एक अलग देश था। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। तो एक अलग देश पर जब कब्जा किया गया कि हम अपनी आजादी चाहते हैं और जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान ने उस पर कब्जा जमाया है, हम इसको अलग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारी जो लड़ाई है हम समझते हैं सिर्फ पंजाबियों के साथ है, क्योंकि पंजाबियों से सिंधी भी कुछ नहीं है। अगर आप किसी सिंधी से पूछें कि बलूचिस्तान, देखिए एक तरह से इस बात को और ज्यादा क्लियर तौर पर समझना चाहिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके देखने वाले हैं। देखिए एक पाकिस्तान बना है, कैसे बना है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भारत के, हमें बताया ऐसे जाता है, उसके पीछे तो बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, लेकिन जो बताया जाता है अभी के लिए हम उसी को लेते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। भारत के रहने वाले मुसलमानों ने यह कहा कि हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, उन्होंने सो कॉल्ड टू नेशंस थ्योरी बनाई और उसके आधार पर उन्होंने एक देश बनाया। तो इसमें बाकी जो लोग थे, बंगाली भी थे, सिंधी भी थे और पश्तून तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी मिला लिया। बलूचिस्तान एक अलग देश था जो उनके साथ नहीं था। आप अगर उसका हिस्ट्री में देखें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान कभी भारत के साथ नहीं था। लेकिन फिर जो बंटवारा तो भारत का हुआ और पाकिस्तान बना। अभी की जो स्थिति है पाकिस्तान की, जिसको अभी पाकिस्तान कहा जाता है, उसमें सिर्फ पंजाबी नहीं रहते, सिंधी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं। ये सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी से इनको कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। सिंधी हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है रिजवान साहब, मैं आज के लिए मैंने आपसे कहा पहले भी कि मुझे लगता है एक पूरा सेशन जो है इस पर अभी होना चाहिए। हम इस मुद्दे को अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और अभी हमारी रगों में जो है वो अभी इंतकाम की आग अभी ठंडी हुई नहीं है। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कीजिए, और इसके लिए बहुत अच्छा है कि आपको भी आपके मुल्क को आज़ादी मिली। समय इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं देता आपके साथ कंटिन्यू करने की, हम फिर एक सेशन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए निपुण आलम बयान साहब और काजी रेजान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, स्वदेश न्यूज़ को आपका कीमती समय देने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA और BLF जो आर्मी फ्रंट है वो अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होते हैं। लेकिन ये एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि अगर एक कदम गलत उठाओगे तो उसके बाद 1000 आंखें तुम्हें देखेंगी, तुम्हारी तरफ उठेंगी, और ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।